हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। अब वीडियो लेक्चर की सीरीज़ लेके आया हूं मैं। इसमें अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में आपको पहले लेक्चर में मैंने महाजनपदों के उदय के बारे में बताया। सेकेंड लेक्चर में हमने एक छोटा सा शॉर्ट लेक्चर में सिकंदर के बारे में बताया। सिकंदर के बाद हमने मगध साम्राज्य के बारे में डिस्कस किया। मगध साम्राज्य के बाद हम मौर्य साम्राज्य के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। और हम मौर्य साम्राज्य के डिस्कशन में इस लेक्चर में ओनली प्रारंभिक शासकों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आगे के लेक्चर्स में हम लोग और मगध के और महान शासकों के बारे में डिस्कस करेंगे और सम्राट अशोक के बारे में अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे भारतवर्ष में जो 16 महाजनपद थे प्राचीन भारत के अंदर, जिसको हम जनरली हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध का महाजनपद था, जहाँ पे शुरुआती शासक हर्यक वंश ने किया था मगध पे। उसके बाद हम अब मौर्य वंश के शासक में करने वाले हैं। मगध का प्रारंभिक जो शासक था बृहदत्त था और मगध में हर्यक वंश ने ही मगध की स्थापना की थी स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर देखते हैं कि हम मगध में के बाद अब हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। तो मौर्य साम्राज्य में हम सबसे पहले बात करेंगे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य की के बाद हम इसके बाद बिंदुसार की बात करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार हैं। इन दो शासकों के बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था और सिकंदर का जो जन्म हुआ था फिलिप के यहाँ पे हुआ था। फिलिप इनके पिताजी थे और ये मकदूनिया के शासक थे। 329 ईसा पूर्व में फिलिप जी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सिकंदर गद्दी में बैठते हैं। सिकंदर गद्दी में बैठने के बाद पूरे विश्व विजय के लिए ये निकलते हैं। तो विश्व विजय अभियान के दौरान पे ये भारत में भी आक्रमण करते हैं और भारत में राजा पोरस के साथ में ये युद्ध करते हैं। 326 ईसा पूर्व में ये अपने विजय अभियान को भारत को भी जीतना चाहते थे, पूरा विश्व जीतना चाहते थे। बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा लेकर ये चले थे। तो वहाँ पे सिकंदर के जो सेनापति थे, थल सेना के सेनापति थे, सेल्यूकस निकेटर थे। सेल्यूकस निकेटर ने भी भारत में कुछ समय शासन किया है सिकंदर के जाने के बाद में। तो सिकंदर का जो क्या कहते हैं युद्ध था वो राजा पोरस के साथ हो रहा था। उसे हाइडेस्पेच का युद्ध किया, झेलम या वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। ये बहुत काफ़ी सारी आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध था, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि फिर चंद्रगुप्त मौर्य फिर से हमारे भारत के शासन को वापस लेने की कोशिश करते हैं। मौर्य साम्राज्य में फिर से इनको मिलाते हैं। आगे हम मौर्य साम्राज्य में इसे देखेंगे। तो 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने इस मार्ग से वापस लौटा और 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन के पास में 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु हो गई। और सिकंदर का घोड़ा जो था उसका नाम था बहुकेफला। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार MPPSC के पेपर में और कुछ व्यापम लेवल के पेपरों में बहुकेफला के बारे में पूछा जा चुका है। सिकंदर के घोड़े का नाम बहुकेफला था और ये बहुकेफला के बारे में पूछा जा चुका है। अब भैया घोड़ा जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कुछ भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमको तो तैयारी करके रखना है और हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। और सिकंदर का जो जल सेनापति था वो था निरियाकस के बारे में भी कहा जाता है कि ये काफ़ी तेज तर्रार जल सेनापति थे और पूरी सेना को इन्होंने व्यवस्थित करके रखा हुआ था। तो अब हम बात करते हैं मेन आज के हमारे टॉपिक पे मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश के बारे में आज हम बात करेंगे। मौर्य वंश हमारे भारतवर्ष का मौर्य वंश की जो शुरुआत हुई वो 322 ईसा पूर्व से हुई। मौर्य वंश की भारत के अंदर जो शुरुआत हुई 322 ईसा पूर्व से हुई। तो मौर्य वंश के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। जब चंद्रगुप्त मौर्य
चंद्रगुप्त मौर्य 345 ईस्वा पूर्व में जन्म होता है, 345 ईसा पूर्व में। ये चाणक्य की मदद से, इनके गुरु चाणक्य थे, चाणक्य को ही कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहा जाता है, इनके गुरु के मदद से इन्होंने अपने साम्राज्य स्थापना की थी। तो मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो होता है वो 345 ईसा पूर्व में होता है। यही मौर्य साम्राज्य के संस्थापक बनते हैं, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक बनते हैं। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन नाम के एक लेखक है, महान विद्वान लेखक है, उन्होंने जस्टिन नाम के विद्वान लेखक ने सिंट्रोकस कहा है, सिंट्रोकोटस कहा है, और विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को ही सिंट्रोकोटस के रूप में पहचान दिलाई है। मतलब जो विलियम जोन्स ने पहचान किया कि भैया जो जस्टिन ने जिस आदमी को सिंट्रोकोटस कहा है वही विलियम जोन्स ने बताया कि वो सिंट्रोकोटस कोई और दूसरा नहीं था, ये हमारे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि एक और जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मुद्रा राक्षस की किताब से, या जो विशाखा दत्त द्वारा लिखी गई है, या विशाखा दत्त द्वारा कृत मुद्रा राक्षस नाम की किताब है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को व्रसल कहा गया है। क्या कहा गया है? व्रसल। व्रसल का जो मतलब होता है, व्रसल का मतलब होता है निम्न कोटि में जन्मा हुआ आदमी या नीची जाति में जन्मा हुआ आदमी। मतलब मुद्रा राक्षस के अनुसार, मुद्रा राक्षस या विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो एक निम्न कोटि में जन्मा हुआ व्यक्ति है, या बहुत नीची जाति से आया हुआ व्यक्ति है, जो एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करता है, एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखता है, जो हमारे भारत को पूरा जीतने वाला है, पूरे भारत पे राज्य करने वाला है। इस टाइप से विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया है, जो काफी सराहनीय है। अब बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य की सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना किया, और किसकी सहायता से किया? चाणक्य की, गुरुजी की सहायता से किया, चाणक्य की सहायता से। तो चाणक्य जी को क्या पद मिलना चाहिए? तो चाणक्य को प्रधानमंत्री का पद मिला, साम्राज्य में प्रधानमंत्री का पद मिला। जैसे कि आज के ज़माने में देखते हैं कि कभी भी सेना युद्ध कर देती है अफगानिस्तान में, और कोई एक नया शासक आ जाता है, तो भैया जो आतंकवादी नेता था वही क्या कहते हैं प्रधानमंत्री बन जाता है। तो सेम एज यहाँ पे गुरुजी क्या काम करते हैं? प्रधानमंत्री का पद संभालते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद भैया प्रधानमंत्री के पास कैपेबिलिटी भी होना चाहिए। तो एक बहुत अच्छे राइटर थे उस समय के चाणक्य जी, तो इन्होंने अपनी एक बहुत अच्छी किताब लिखी है जिसका नाम है चाणक्य नीति। आज चाणक्य नीति के नाम से जिस जानते हैं, इस किताब का नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा सर? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी ने, चाणक्य जी ने लिखा है। चाणक्य जी का ही नाम कौटिल्य है और चाणक्य जी का नाम ही विष्णुगुप्त है। अब जो अर्थशास्त्र नाम की जो किताब लिखी है, तो ये अर्थशास्त्र या इकोनॉमी के साथ साथ रिलेटेड तो है, नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन जो ये रिलेटेड है मेनली ये रिलेटेड है राजनीति से। सबसे ज़्यादा क्या रिलेटेड है? ये राजनीति से रिलेटेड है। तो राजनीति से रिलेटेड ये किताब चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी के द्वारा लिखी गई है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के राज्याभिषेक की बात आती है तो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ। कब हुआ? 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ। ये शुरुआत में जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था, और इसने अपना जो अंतिम समय है श्रवणबेलगोला नामक स्थान पे कर्नाटक में बिताया था। कर्नाटक में भैया इनकी मृत्यु हुई थी, श्रवणबेलगोला नामक स्थान पे अंतिम समय में ये वहीं थे। 322 ईसा पूर्व में इन्होंने शासन किया, और अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने 35 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। ये सर कुछ गलत सा लग रहा है मेरे को, ये मैं कंफर्म अगले वीडियो में करूंगा कि 322 ईसा पूर्व में ये गद्दी में बैठा और 35 ईसा पूर्व में हटाया। मतलब ये जो 300 साल का जो डिफरेंस है ना, ये कुछ ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से ये 300, ये 3500 कुछ गलत है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया, तो अपनी क्या काम किया? सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपना आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करते हुए अपनी जान बचाने के लिए क्या काम करता है? सेल्यूकस निकेटर को अपना दामाद बनाता है। तो सेल्यूकस निकेटर अपनी जो पुत्री है चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह करवा देता है। दहेज स्वरूप 3 राज्य, दहेज स्वरूप 3 राज्य। पहला प्रांत है काबुल, वर्तमान का जो काबुल है, जहाँ अफगानिस्तान है, जहाँ पे आज भी जंग चल रही है, बारघाट आज भी चल रही है। और दूसरा है कन्या रात, और तीसरा है मकरान।
ऐसे बकरान भी आज अफगानिस्तान का ही पोर्शन है, अफगानिस्तान और अफगानिस्तान पाकिस्तान का ही पोर्शन है। तो ये जो राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज स्वरूप दिए थे, आज भी वह क्षेत्र हिंसा ग्रस्त है। कोई बड़ी बात नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य इसको आसानी से याद रख सकते हैं कि जो आज का अफगानिस्तान वाला एरिया है, इसको कार्निया के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की शादी की गई थी और उसके बाद इसको दहेज स्वरूप इनके पिताजी के द्वारा दिया गया था। तो आप बता सकते हैं कि जो सेल्यूकस निकेटर था, तो ये कौन था? सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, सिकंदर जी की मृत्यु कब हो जाती है? 333 ईसा पूर्व में हो जाती है। 323 ईसा पूर्व में हो जाती है। 325 ईसा पूर्व से भारत जाता है, 2 साल बाद बेबीलोन के पास मृत्यु हो जाती है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, ये 35 ईसा पूर्व तो गलत है, ऑब्वियसली गलत है। उसके बाद सर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध की संधि की कुछ। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी, इनके जैन धर्म के गुरु का नाम था महाबाहु जी से इन्होंने क्या काम किया था? महाबाहु जी से जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। और जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। क्या काम किया भैया? मेगास्थनीज तो प्राण बचे, जान बचे तो लाखों पाए, अपनी बेटी दिया, जैसे तैसे जान बचाया युद्ध में हारने के बाद में। तो एक क्या काम किया कि अपने दहेज के राजदूत को कहाँ पे रख दिया? दहेज के राजदूत को कहाँ पे रख दिया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रख दिया। ठीक है, कहाँ पे रख दिया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रख दिया। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरवाजे में रखता है, तो भैया ये मेगास्थनीज जो था ना, काफी ऊंची चीज थी, पहुंची हुई चीज थी। तो ये क्या काम करता था? एक प्रकार का राइटर था और इसने इंडिका नाम की किताब लिखी है। जनरली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंडिका नाम की किताब लिखी है, किसने लिखी है? वो लिखी है मेगास्थनीज ने। और मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। और उसके बाद ये किसका राजदूत था? तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये सारे क्वेश्चन आपस में इंटर रिलेटेड है। आप इसको इंटर रिलेटेड करते हुए पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो और मजे के साथ हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, कहानी के तौर पे पढ़ेंगे, तो और ज़्यादा याद हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम आगे। तो सर मेगास्थनीज ने इंडिका जो नाम की किताब लिखी, उसके अनुसार मेगास्थनीज के अनुसार क्या कहता है? सम्राट को जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। फेमस आज हमारे नरेंद्र मोदी जी किसी जनता के सामने आते हैं या कोई बड़ी रैली करते हैं, तो हाथ उठाते हुए बहुत सारी जनता आती है, बैंड बाजा, ढोल बाजा और बारात जैसी निकलती है, उनके भव्य रैली का प्रदर्शन किया जाता है। सेम एज इंडिका में भी लिखा गया है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य जनता के सामने आते थे तो एक बहुत भव्य शोभा यात्रा के रूप में एक जश्न मनाया जाता था और एक सोने की पालकी में लाया जाता था। सेम एज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी कभी आते हैं तो Z+ सिक्योरिटी के साथ रेंज रोवर में आते हैं। तो सर रेंज रोवर उस समय नहीं हुआ करती थी, आज के समय में नरेंद्र मोदी जी के लिए रेंज रोवर है, लेकिन क्या हुआ है वहां पे रेंज रोवर की जगह पे सोने की पालकी में बैठाल के चंद्रगुप्त मौर्य को जनता के सामने लाया जाता था। ठीक है, और जो उनके अंगरक्षक थे, मतलब ब्लैक कपड़े पहने हुए नरेंद्र मोदी जी के बॉडीगार्ड, वैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य जी के अंगरक्षक। ठीक है, अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हथियारों पर सवार रहते थे। सर सोने और चांदी के अलंकृत हथियारों पे किसके अंगरक्षक सवार होते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो नरेंद्र मोदी जी के जो अंगरक्षक है, काला चश्मा पहने हुए, काली कोट पहने हुए और काली बंदूक लेके हुए चलते हैं। तो अब काली बंदूक इस समय पे है, उस समय में सोना चांदी के हथियार हुआ करते थे साहब, या सोना चांदी के हथियार या सोना चांदी के अलंकृत क्या कहते हैं, आभूषण पहने हुए हाथियों पर सवार रहते थे। अब हाथियों पे तो आजकल सवार नहीं होते रहे हैं, लेकिन अब क्या होता है कि सिक्योरिटी में हमारे पास प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी में कुछ आगे भी गाड़ियां होती है, कुछ पीछे भी गाड़ियां होती है, मिलिट्री होती है, पैरामिलिट्री होती है, कुछ जवान होते हैं, इसी सिक्योरिटी मिली हुई थी। तो सेम एज
ऐसी ही सिक्योरिटी के पर्पज से भी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी ऐसी ही सेम सिक्योरिटी थी। बस यही था कि उस समय में हाथी घोड़े थे और सोने चांदी के आभूषण थे। आज हमारे पास बंदूकें हैं, आज हमारे पास गाड़ियां हैं हाथी घोड़े की जगह। बस इतना सा अंतर आया है, बाकी कुछ नहीं आया है। ठीक है। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था। अरे सर, आज के समय में पेड़ों को लेकर ना चलने के लिए पेड़ों का जगह टावरों ने ले लिया है, और टावरों ने ले लिया है, और जो प्रशिक्षित तोते हैं उस प्रशिक्षित तोतों का जगह ब्लूटूथ ने और मोबाइल डिवाइसों ने ले लिया है। ठीक है। तो उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी, उस समय पे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो टेक्नोलॉजी थी, आज भी वही टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। बस यही है कि हम थोड़ा सा फास्ट हो गए हैं, हम थोड़ा सा एडवांस हो गए हैं। ठीक है। अब सम्राट के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था, तोतों का झुंड रहता था सर वहां पे सम्राट के चारों ओर। दैट इज ड्रोन कैमरे। आज के ज़माने के वो ड्रोन कैमरे हैं जो क्या कहते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी के आसपास में चक्कर लगाते हुए रहते हैं। काफ़ी मज़ेदार वीडियो हो रहा है, काफ़ी मज़ेदार कहानी बन रही है। तो ऐसा याद रख सकते हैं कि इंडिका में क्या लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। जैसा आज इंडिका में लिखा है, आज वैसे ही भारतीय राजनीति में मोदी जी फॉलो कर रहे हैं। चलो, हो सकता है यूट्यूब हमारे इस वीडियो पे मोदी जी का मजाक उड़ाने पे, मोदी जी का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि इस वीडियो पे बैन लगा जाए, कोई बात नहीं, बैन लग भी जाए तो हमें तो सीखना है। सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। भैया, हम हथियारबंद महिलाओं से तो मोदी जी घिरे नहीं होते हैं, लेकिन हथियारबंद सिक्योरिटी गार्ड से मोदी जी घिरे होते हैं। ठीक है। इसके बाद उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। उनके खाना खाने से के पहले खास नौकर उस खाने को लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। सर, ये टाइपिंग मिस्टेक है। क्या होता था, एक उनको जो खाना दिया जाता था, उस खाने को पहले उनके जो खास नौकर हुआ करते थे वो खाना खाकर देखते थे, और उसके बाद फिर ही सम्राट को खाना खिलाया जाता था। सम्राट की सिक्योरिटी इतनी कड़ी थी कि उसके बाद सम्राट को खाना खिलाया जाता था, और लगातार कोई भी नौकर या कोई भी सिक्योरिटी गार्ड या कोई भी महल का कर्मचारी जो राजा की सेवा में विलीन था या जो राजा की सेवा में तत्पर था, वो किसी भी खास एक जगह पे कंटिन्यू दूसरी रात तक नहीं सोता था। एक जगह एक रात सोता था तो दूसरी जगह दूसरे रात सोता था। ऐसा मेगास्थनीज द्वारा, इंडिका द्वारा लिखित है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है सर। अब इसी के इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र के बारे में, पटना आज का आधुनिक पटना उस समय का पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र के बारे में एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। क्या है? पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। यह क्या, राजा के महल के बारे में इंडिका से हमें जानकारी मिलती है पटना के बारे में। पटना में चंद्रगुप्त मौर्य जी का महल था। चंद्रगुप्त मौर्य जी के महल में क्या होता था कि कोई भी खाना उनको दिया जाता था, उससे पहले बहुत सारे टेस्टिंग प्रोसीजर से गुजरना पड़ता था, और उनके जो खास नौकर होते थे, या आज के समय के फूड इंस्पेक्टर बोला जाए तो विदाउट फूड इंस्पेक्टर की अनुमति के बिना चंद्रगुप्त मौर्य जी को खाना नहीं खिलाया जाता था। दूसरा कि इनके जो बंगला बना हुआ था, या तो 3 मंजिलिया इमारत का था, लकड़ी और पत्थर और कच्ची ईंटों से मिलकर बना था। इसमें 570 बुर्ज और 64 दरवाजे थे, मतलब आज के समय का बहुत बड़ा महल है। तो और इन चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए घने बसेरों से बसा हुआ था। अब इंडिका में इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य और जो क्या कहते हैं सेल्यूकस निकेटर के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका भी उन्होंने वर्णन किया है। तो इन्होंने क्या वर्णन किया है सर? जो वर्णन है एडियानस ने किया है। सर, इंडिका में जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो सेनापति थे उनका जो वर्णन है एडियानस ने किया है। एडियानस और टार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। क्या हाथी 500 क्या दिए थे? 500 हाथी उपहार में दिए थे। ठीक है सर।
हाँ, टार्क के अनुसार और एडियानस के अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य को 500 हाथी उपहार में दिए गए थे। और जो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होती है वो 298 ईसा पूर्व में होती है। और 298 ईसा पूर्व में जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होती है तो वो उपवास के दौरान होती है। भैया आमरण अनशन जैसे कोई कांड किया होगा इन्होंने उस समय पे, तो क्या कहते हैं इनकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हो गई। और इसके बाद जैसे ही 298 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है तो इनका बेटा राजगद्दी में बैठने के लिए तत्पर रहता है। तो इसमें इस अनुसार इनका जो बेटा था बिंदुसार राजगद्दी में बैठने के लिए तत्पर रहता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी बना वो बिंदुसार बना। अब 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पे बिंदुसार जी का राज्याभिषेक होता है। और बिंदुसार जी को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। और अमितघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। जो व्यक्ति शत्रुओं का विनाश कर दे ऐसे व्यक्ति को शत्रु विनाशक कहते हैं या अमित्रघात कहते हैं। वही अमित्रघात ही बिंदुसार का उपनाम था। तो जो पुत्र बिंदुसार का जो पुत्र था गोसाल ने ही अजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। सर याद रखिएगा ये क्वेश्चन। अब वायु हमारे 18 पुराणों में से एक वायु पुराण भी था। अब वायु पुराण के अनुसार बिंदुसार का जो भाईसार भी कहा गया या वरिसार भी कहा गया। अब एक महान लेखक आए हमारे उस समय पे स्ट्रेबो नाम से। स्ट्रेबो ने सीरियस नरेस एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नाम का राजदूत भेजा। क्या काम किया? सीरिया के जो नरेश थे एंटियोकस ने क्या काम किया? सीरिया के नरेश थे एंटियोकस। इन्होंने डाइमेकस नाम का क्या भेजा? राजदूत भेजा। डाइमेकस नाम का क्या भेजा? राजदूत भेजा। इससे ही उत्तराधिकारी माना गया किसका? मेगस्थनीज का। क्या हुआ था? जो बिंदुसार के पिताजी के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के जो राजदूत थे वो क्या कहते हैं उनके दरबार में रहे। अब ये डाइमेकस नाम का राजदूत इन्होंने भेज दिया एंटियोकस ने। तो भैया एक राजदूत आके रहा, फिर दूसरा राजदूत आके रहा। तो राजदूत का उत्तराधिकारी जनरली मेगस्थनीज के बाद डाइमेकस आया। तो डाइमेकस को भी मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना गया। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार है ना, जो अपने चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे हैं बिंदुसार, इनको सिंहसेन कहा गया है या सिंहसेन की उपाधि से इन्हें क्या कहते हैं अलंकृत किया गया है। सिंहसेन की उपाधि से इन्हें अलंकृत किया गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के अनुसार, जो जैन धर्म के अनुसार है, बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। उसके अलावा इन्हें अमित्रघात भी कहा गया है। ये 298 ईस्वी पे मगध की गद्दी पे बैठते हैं। वायु अनुसार में इनको भाईसार कहा गया है या वरिसार कहा गया है। एंटियोकस ने डाइमेकस को क्या कहते हैं राजदूत बना के बिंदुसार के दरबार में भेजा है। एंटियोकस सीरियन नरेश है और डाइमेकस एक फिर से राजदूत है। अब एक फिर से एक राजदूत के साथ साथ एक राइटर है जो भारतीय यात्रा का वृतांत लिखते हैं, वर्णन लिखते हैं, जो बिंदुसार के बारे में हमको आगे क्या कहते हैं जानकारी इस लेख के अनुसार प्राप्त होती है। सर बिंदुसार ने बड़ा अच्छा काम किया था। हमारे भारत का पहला विश्वविद्यालय की बात करें, तक्षशिला विश्वविद्यालय सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित था। इसमें शासनकाल में तक्षशिला में विश्वविद्यालय होता था। उस जगह, ये सिंधु और झेलम के बीच में है, तो इस जगह पे इसके समय पे एक विद्रोह हुआ था। इसमें 2 विद्रोह हुए थे। इस विद्रोह को दबाने के लिए मुसीम और बाद में अपने पुत्र अशोक को भेजा। मुसीम और अशोक बिंदुसार के जो पुत्र थे 2, इन्होंने अपने दोनों पुत्रों को भेजा। और एथियसन के अनुसार सीरिया शासक एंटियोकस वन से मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की। भैया हमारे यहाँ पे विद्रोह छिड़ गया है। बिंदुसार जी ने कहा, किससे कहा? एथीनियस से हमने कहा भैया हमारे यहाँ पे युद्ध छिड़ गया है, थोड़ी हम संकट में हैं, थोड़ी हम प्रॉब्लम में हैं। एक काम कीजिए साहब, क्या काम कीजिए, हमको कुछ मदिरा भेजो, कुछ दारू भेजो, हम पीना चाहते हैं।
कुछ सूखे अंजीर भेजो, हम खाना चाहते हैं, और कुछ दार्शनिक भेजो, कुछ लिखावट वाले कोई विद्वान भेजो, तो हम उससे हमारे यहाँ की जो स्थिति है या फिर हमारे यहाँ पे जो संकट है, हम उस संकट से उबर सके। इसलिए इन्होंने क्या काम किया, एथेनियस के अनुसार सीरिया के शासक से ऐसी प्रार्थना की। और बौद्ध विद्वान तारानाथ ने जो कहा है, बौद्ध विद्वान के अनुसार जो बिंदुसार थे, सर बिंदुसार ने इनको 16 राज्यों का विजेता बताया है। तो कहीं ना कहीं जो सम्राट अशोक का जो महान मौर्य साम्राज्य पूरे भारतवर्ष पे शासन करने का जो शासन था, वो तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय से विस्तार की नीति से चली आ रही थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत सारा विस्तार किया, बिंदुसार ने बहुत सारा विस्तार किया, उसके बाद महान अशोक कहलाए, और महान अशोक ने भी विस्तार किया। तो ऐसा नहीं है कि एकाएक अशोक जी ने अपना मौर्य साम्राज्य को खड़ा कर लिया, ऐसा नहीं है। इसके भी पहले के शासक चंद्रगुप्त मौर्य का और बिंदुसार का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है मौर्य साम्राज्य के विकसित करने के लिए। तो तारानाथ के अनुसार 16 राज्य तो किसने जीत लिया, 16 राज्य सर जीत लिया हमारे बिंदुसार जी ने, 16 राज्यों को बिंदुसार जी ने जीत लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिंदुसार में 16 राज्यों को जीत लिया। अब 16 राज्य जीतने के लिए सर कुछ तो लड़ना पड़ा होगा ना, बिना लड़ाई करे तो कोई जीत नहीं सकता, बिना लड़े तो कोई आज पत्ता नहीं हिल सकता। तो 16 राज्यों को जीतने के बाद इन्होंने 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद की स्थापना की। क्या काम किया इन्होंने, 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद की स्थापना किया। तो मंत्री परिषद की स्थापना किया, उसका प्रधान किसको बनाया, खल्लाटक को क्या बना दिया, प्रधान बना दिया, खल्लाटक को प्रधान बना दिया। इसके बाद अशोक बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, और 269 ईसा पूर्व में 269 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद मृत्यु होने के बाद क्या काम करते हैं, अब सम्राट जो अशोक हैं वो सम्राट अशोक राजगद्दी पे बैठते हैं 269 ईसा पूर्व में। और उसकी माताजी का नाम जो सम्राट अशोक के था वो सुभागंद्री था। सुभागंद्री कौन थी, बिंदुसार की पत्नी थी। सुभागंद्री के बिंदुसार और सुभागंद्री के बेटे अशोक के कहते राजगद्दी पे बैठते हैं, और राजगद्दी के बैठते के पहले राज्यपाल घोषित किए गए थे ये अवंती के। कहाँ के राज्यपाल घोषित किए गए थे, अवंती के ये राज्यपाल थे। अवंती आज का उज्जैन है, उज्जैन के राज्यपाल सीधे क्या कहते हैं, पिताजी की मृत्यु के बाद अपने बुलाए जाते हैं और उनका राज्याभिषेक किया जाता है। मास्की, गुजरा, नेत्रु ऐसे लेखों में अशोक का उल्लेख मिलता है। कर्नाटक में एक गुलबर्गा जिला है, गुलबर्गा जिला कर्नाटक में एक गुलबर्गा जिला है। कहाँ है, कौन सा जिला है सर, गुलबर्गा जिला में कनगल्ली नाम की एक जगह है। वहाँ पे राजा अशोक का रूप चित्र के साथ रणियों अशोक का मतलब राजा अशोक का उल्लेख मिलता है। कहाँ पे मिलता है, कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में उनके चित्र के साथ इनका क्या कहते हैं वर्णन मिलता है। कुछ ध्रुव अभिलेखों से अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है, मगध की राजगद्दी में स्वयं को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को सर अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक वर्धन कौन था, तो राजा अशोक था, सम्राट अशोक था। अशोक वर्धन के नाम से भी ये फेमस थे। पुराणों के अंदर जब कभी अशोक वर्धन का जिक्र होगा या अशोक वर्धन के बारे में आपको बताया जाएगा, तो ये अशोक वर्धन के बारे में जो कहानी बताई जाएगी ये राजा अशोक के बारे में बताई जाएगी। कहा जाता है कि पहले राजा अशोक बहुत क्रूर आदमी थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे क्या काम किया, एक कलिंग के युद्ध के बाद में इनका हृदय परिवर्तन हो गया। कलिंग के युद्ध में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ कि सारी की सारी कलिंग की सेना मारी जाती है। अशोक की सेना को भी काफ़ी सारे नुकसान होता है। जैसे मत यूक्रेन और रसिया का युद्ध हो सकता है कि यूक्रेन और रसिया के युद्ध के बाद पुतिन जी का क्या कहते हैं हृदय परिवर्तन हो जाए। सेमस अशोक जी का भी हृदय परिवर्तन हो गया। और हृदय परिवर्तन होने के साथ क्या हुआ सर, कि हृदय परिवर्तन होने के साथ अहिंसा परमो धर्मा की नीति अपनाए।
हमको राज्य विस्तार नहीं करना है, हमको किसी को नहीं मारना है, हमको क्या कहते हैं मांस नहीं खाना है। नहीं तो ये पहले बहुत अच्छे आदमी नहीं हुआ करते थे अशोक जी। इनके क्या कहते हैं डेली क्या कहते हैं किचन में हिरण का मांस बनता था। इन्होंने फिर धीरे धीरे क्या कहते हैं भैया सात्विकता की ओर आए, राक्षसत्व की ओर छोड़ के। तो इन्होंने फिर हिरण का मांस खाना बंद किया धीरे धीरे। फिर भैया पशु मांस खाना बंद करोगे तो थोड़ी सी सद्बुद्धि तो आएगी। तो ऐसा ही कुछ अशोक जी के साथ भी हुआ। तो पिलानी ने अशोक जी के बारे में कहा है, या सम्राट अशोक के बारे में कहा है कि मिस्र का राजा फिलाडोल्फस टालमी टू जिसको बोलते हैं, इसका नाम फिलाडोल्फस था। पटलिपुत्र ने डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। ठीक है। अब उपगुप्त नाम का बौद्ध भिक्षु ने ही अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। हाँ तो सर जनरली पहले ये लोग जैन धर्म के क्या कहते हैं अनुयायी हुआ करते थे। जो इनके पिताजी थे जैन धर्म को मानते थे, लेकिन जो अशोक थे वो जैन धर्म को ना मान के फिर इनको एक उपगुप्त नाम का जो बौद्ध भिक्षु था, इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और उसके बाद फिर ये बौद्ध धर्म को मानने लगे। उसके बाद बौद्ध धर्म को मानने के बाद ये लोगों ने काफ़ी सारा इनके सुधार हुआ, और काफ़ी सारा सुधार होने के बाद में क्या कहते हैं इन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया। तो अशोक के लिए कुछ फेमस चीज़ें हैं, तो वो अशोक के शिलालेख हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अशोक के शिलालेख और अशोक के बारे में, ये तो अशोक का जनरल इंट्रोडक्शन मैंने इस वीडियो में दिया हूँ। अगले वीडियो के लिए हम अशोक के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे, सम्राट अशोक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, कलिंग युद्ध के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, और जो अशोक ने युद्ध किया है, जो नीतियाँ बनाई है, साम्राज्य विस्तार किया है, ये सब चीज़ें हम क्या कहते हैं अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।